अस्तु। हमारी चर्चा आहार विषय पर चल रही है। इसमें गत सत्संग में लगभग 13 ऐसे बिंदु पर विचार किया गया था कि हमारा आहार शाकाहार है या मांसाहार। तो अलग अलग 13 बिंदुओं पर जब चिंतन मूल्यांकन किया तो हमें उससे सिद्ध होता है कि हमारा आहार जो है ये शुद्ध शाकाहार ही है। वेदों में भी कहा गया है गावो मां हिंसे यजमानस्य पशु न पाहि, यानी कि हिंसा कहीं पर भी करना बताया नहीं है। अष्टांग योग देख लेवे तो उसमें भी शुरुआत जो है यम नियम से, उसमें पहला कदम जो है वो अहिंसा का है, यानी कि हिंसा करके आहार करना कहीं पर भी विधान नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी इस विषय पर चिंतन करने का प्रयास किया तो उन्होंने एक छोटे बालक को 6-7 मास का, उसके सामने एक लाल पपीते का टुकड़ा रख दिया और उसी साइज का कटा हुआ एक मांस का टुकड़ा रख दिया। तो बालक जो है वो पपीते की ओर आकर्षित होता है मगर मांस की ओर आकर्षित नहीं होता। एक होता है स्वभाव और दूसरी होती है हैबिट। स्वभाव इसे कहते हैं जो जन्मजात स्वभाव से जिस ओर झुकाव रहता है जन्म से ही, इसे कहते हैं स्वभाव। और फिर जब जन्म के बाद जो सिखाया समझाया जाता है और उस प्रकार की जो बातें हैं उस तरफ जब झुकाव बढ़ता है तो उसे कहते हैं हैबिट। तो जन्म से तो हमारा जो स्वभाव जो है वो शाकाहार ही है, क्योंकि 6-7 साल मास का जो बच्चा है वो पपीते की ओर आकर्षित होता है, मांस की ओर नहीं। फिर जन्मने के बाद उसके माता पिता और जो भी जिस माहौल में रहता है वो फिर उसको मांस की आदत डालते हैं। ये जन्मजात ये हमारा स्वभाव मांसाहार का होता नहीं है। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने भी कहा कि जन्म से तो हमारा स्वभाव शाकाहारी होता है, हमारा स्वभाव जो है ये शाकाहारी है, मगर ये हैबिटेड फूड है, आदतीय फूड, जिसकी आदत डाली जाती है। तो इस प्रकार मांसाहार से हमें बचना है। अब आगे आहार विषय में देखते हैं। हम जो आहार करते हैं उसके तरीके कितने हैं। जिस प्रकार हमारे कर्म करने के 3 तरीके हैं, पद्धति है। मन से, वाणी से और शरीर से हम कर्म करते हैं। चौथी कोई रीत भात पद्धति मेथड हमारे पास नहीं है। इसी प्रकार हम जो आहार करते हैं उसमें कितनी पद्धति से हम आहार करते हैं, हमारे शरीर में पदार्थों को पहुंचाते हैं, उसका रीत भात पद्धति तरीका कितना है, कोई बताएगा? तो इसमें 4 अलग अलग पद्धतियां हैं। जिस प्रकार कर्म करने के 3 तरीके हैं, इसी प्रकार आहार करने के भी 4 तरीके हैं। कितने हैं? 4। और वो कौन कौन से हैं? तो भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चूष्य, ये 4 पद्धति से हम आहार करते हैं, पदार्थों का सेवन करते हैं। भक्ष्य यानी कि हाथ में वस्तु लेकर के ऐसे फाका मार के खाते हैं, हाथ को मुंह तक पूरा ले जाते भी नहीं है। जैसे सींग है, चना है, धानी है, वो कैसे खाते हैं? हाथ में लिया और यूं फाका मार दिया, मुंह खोला और ऐसे ही डाल दिया। इसे क्या कहते हैं? भक्ष्य कहते हैं। तो इस प्रकार हम भक्षण करके पदार्थों का सेवन करते हैं। दूसरी पद्धति है भोज्य।
जैसे कि थाली में खिचड़ी है, चावल है, तो उसको किस प्रकार से हम खाते हैं? तो 5 उंगलियों से उसका निवाला बना करके वो मुंह में रख करके खाते हैं, भोजन करते हैं। इसी प्रकार लेह्य यानी कि जो शहद होता है, मक्खन होता है, मक्खन में कुछ लोग मिश्री मिला करके भी खाते हैं, मगर वो कैसे खाते हैं? तो ऐसे उंगली से शहद को लिया और ऐसे करके खाते हैं। मध को कोई पीते नहीं है कि गिलास में डाला और पी लिया, वो तो ऐसे उंगली से चाटते हैं। मध के साथ कुछ औषध भी मिलाते हैं, सूंठ है, पिंपर है, गंठोड़ा है, इस प्रकार अंदर मिक्स करके भी क्या करते हैं? उंगलियों से चाटते हैं। तो इस प्रकार इसको कहते हैं लेह्य, ठीक है। और चौथी पद्धति जो है वो है चूष्य। चूस करके, जैसे आम है, पका हुआ आम, उसको पहले बराबर ठीक से मसल देते हैं और फिर उसका जो ऊपरी हिस्सा जो नाका जो होता है उसको तोड़ के फिर क्या करते हैं? चूसते हैं, ठीक है। इसी प्रकार गन्ने को भी चूसते हैं। तो इस प्रकार जो है भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चूष्य, ये 4 पद्धति से, 4 तरीकों से हम हमारे शरीर में पदार्थों को, व्यंजनों को, भोजन को प्रवेश कराते हैं। तो ये 4 तरीके जो हैं, जिस प्रकार कर्म 3 प्रकार से होता है, मन से, वाणी से और शरीर से, इसी प्रकार आहार जो है ये 4 प्रकार से होता है, जो पद्धति को हमने देखा। अब ये जो हम 4 अलग अलग पद्धति से आहार करते हैं, मगर हमारा शरीर में आहार करने के समय कितने, किन किन समय पर हमें शरीर में पदार्थों को डालना चाहिए और क्या डालना चाहिए? कुछ लोग होते हैं बकरी के स्वभाव वाले, उसके सामने जब भी कोई वस्तु आ जावे तो चालू ही चालू रहता है, उसका फिर कोई समय होता नहीं है। जब जो चीज़ दिखी तुरंत खाने की। बकरी जो है, बकरी का पेट कभी भरता नहीं है। पूरे दिन उसके सामने चारा रखो तो वो खाती ही जाएगी, खाती ही जाएगी। बकरी कभी खाने से मुंह मोड़ती नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हम तो मनुष्य हैं, तो हमें आहार के जो समय जो है उसमें प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल, ये 3 समय जो हमें बताए हैं, उसमें से सबसे पहले जो है प्रातः काल, हम सुबह में उठते हैं, तो सुबह में उठ करके कुछ लोग बेड टी पीते हैं, चाय कॉफ़ी, उठते ही चाय तो चाहिए, कॉफ़ी तो चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? बिना चाय का तो दिन की शुरुआत होती नहीं है। जबकि हमारे आयुर्वेद में उषापान का वर्णन है कि हमें उठते ही उषापान में क्या करना चाहिए। तो उषापान में वैसे गुनगुना पानी पीने का विधान है, गर्म पानी जितना हो सके आप उसको जलपान के रूप में कर सकते हैं, जिससे हमारी आंतों पर प्रभाव बनता है, वजन बनता है और कब्जियत जो होती हैं वो दूर हो जाती है। मगर फिर भी कुछ लोग चाय कॉफ़ी इत्यादि का सेवन करते हैं, जबकि उषापान में अलग अलग तासीर वाले लोगों के लिए अलग अलग उषापान का वर्णन आता है। जैसे कि किसी की वात प्रकृति है, तो वात प्रकृति वाले को प्रातः काल में क्या सेवन करना चाहिए? तो प्रातः काल में उसे दूध में सूंठ डाल करके फिर उसको पीना चाहिए। गर्म दूध में सूंठ डाल करके दूध को गर्म करके फिर ऊपर गाय का घी थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच इतना डाल करके फिर उसको पीना चाहिए। तो उसकी वात का जो प्रकोप है वो दबा रहेगा। वात वाले को गर्म दूध में सूंठ और
घी डाल करके पीना चाहिए। तो पित्त वाले को, जिसकी पित्त प्रकृति है, जिसको शरीर में दाह होता है, पेट में जलन होता है, पूरे ये जो अन्न नली जो है उसमें जलन सी बनी रहती है, ऐसे लोगों को सुबह में दूध में मरी पाउडर, वो जो काली मिर्च कहते हैं ना, उसको डाल करके पीना चाहिए। लोगों को मरी के विषय में भ्रांति बनी हुई है कि शरीर में दाह होता है और आप तीखी ऐसी काली मिर्च आप डालेंगे तो और दाह बढ़ जाएगा। ऐसा कई लोगों के मन में भ्रांति होती है, मगर ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में स्वाद नहीं देखा जाता, उसका विपाक देखा जाता है। तो मरी स्वाद में तो तीखी है, मगर पचने पर, पेट में जाने के पश्चात वो मधुर रस को पैदा करती है। इसीलिए जिसको भी एसिडिटी होती है तो वैद्यराज जी मरीच आदि चूर्ण यानी कि मरी के पाउडर में कुछ दूसरी भी औषधियाँ मिला करके देते हैं, मगर उसमें प्रधान क्या होता है? मरी का पाउडर होता है। जिसको भी एसिडिटी होती है, पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है, तो उसको लाल मिर्च, हरी मिर्च इत्यादि बंद करके केवल कौन सी मिर्च खानी चाहिए? काली मिर्च, जिसे मरी कहते हैं। सब चीज़ों में वो मरी डाल करके उससे उसकी तिखास लेवे तो उसको 2-3 दिन में ही सारी एसिडिटी जो है ये समाप्त हो जाएगी, उसका दाह जो है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि मरी जो है पेट में जाकर के मधुर रस पैदा करता है, एसिड को ख़त्म कर देता है। तो इस प्रकार जिसको पित्त है वो दूध में मरी डाल के, मरी से दूध को तीखा बना करके वो व्यक्ति पी सकता है। और जिसको कफ होता हो, कफ वाली व्यक्ति यदि सादा दूध पिएगा तो उसको भी कफ और बढ़ जाएगा। दूध में हल्दी और शहद ये मिला करके फिर उसको पीना चाहिए, या फिर अकेला शहद और हल्दी ये दोनों मिक्स करके फिर पीना चाहिए। तो इस प्रकार उषा पान में अलग अलग तासीर के हिसाब से हमें प्रातः काल में इस प्रकार से हमें उषा पान करना चाहिए। अब किसी व्यक्ति बोले कि मेरे तो सब कुछ ही ठीक ठाक चलता है, वात पित्त और कफ जो है वो तो मेरे सम अवस्था में है, सुचारू रूप से कार्यरत है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोगों के लिए मधुपर्क और पंचामृत का विधान है। दूध, घी, तुलसी पत्रे, शहद और हल्का सा दही, ये 5 घटक मिला करके पंचामृत जिसे कहते हैं वो उसको सुबह में पीना चाहिए। पौराणिक लोग जब कथा करते हैं तो सबसे पहली प्रसाद कौन सी बांटते हैं? पंचामृत बांटते हैं। सबको पहले 1-1 चमची पंचामृत दे देंगे, फिर बाद में वो अलग अलग फलों की और अंत में शीरे की प्रसाद बांटते हैं। तो ये जो पंचामृत है ये पंचामृत पीना चाहिए। जिसको सारे वात पित्त कफ सम अवस्था में है, व्यक्ति बलवान है, तो उसको अपने बल को और बढ़ाने के लिए पंचामृत पीना चाहिए। यही सच्चा एनर्जी ड्रिंक है। या फिर मधुपर्क यानी कि दही में शहद मिला करके उसको पीना चाहिए, जिसे मधुपर्क कहते हैं। विवाह में भी जो कन्या जो है पति के स्वागत में मधुपर्क देती है। तो इस प्रकार मधुपर्क लेना चाहिए सुबह में। और आगे देखते हैं, कोई बोले कि हम तो इतने भी साधन नहीं जुटा सकते, इतना भी पदार्थ है, हम रोजाना कहाँ से लाएंगे, हम तो ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, आप सुबह में 5 धातु जरित पानी पीजिए। कितने? 5 धातु जरित, यानी कि तांबे के बर्तन के अंदर आपका एक सोने का गहना रख दो, एक चांदी का बिस्किट रख दो, एक कांसे की कोई अच्छी पुरानी कटोरी हो उसको उसमें डाल दो, और एक लोहे का टुकड़ा डाल दो, तो हो गई ना 5 धातु।
ये 5 धातु रात भर पानी के संपर्क में रहेगी और फिर सुबह में आप उसका पान करो। इसमें कोई खर्चा लगता है क्या? उसमें कोई सोने में गिसावट आएगी नहीं। मगर सोना चांदी जो है हम तो कहाँ डालते हैं? बैंक में रख देते हैं, लॉकर में, मगर उसका उपयोग करते नहीं है। ये आभूषण जो है सोना चांदी, ये तो रोज पहनना चाहिए, मगर जब बाहर गांव जाना हो तब निकाल के जाना चाहिए। मगर हम करते क्या है, जब बाहर जाना होता है तब तो आभूषण पहनते हैं और घर में आभूषण पहनते नहीं हैं। ये सारी जो कीमती धातुएं हैं जो शरीर के संपर्क में रहती है, तो उससे भी हमारे शरीर में कुछ ही प्रभाव बनता है। तो ये धातुएं जो है पंच धातु जनित हमें पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर में भी सोना चांदी सारी धातुएं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार से बनी रहती है। तो ये पंच धातु जनित पानी जब हम पिएंगे तो जो भी धातुएं कम होगी उसकी वो पूर्ति हो जाती है। मिनरल्स जिसे कहते हैं वो हमें इससे प्राप्त हो जाता है। मगर आजकल हम सुबह में अंग्रेज क्या सिखा गए हैं कि हम प्रतिदिन प्रातः काल की शुरुआत कहाँ से करते हैं? चाय से करते हैं। चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए, मगर फिर भी कुछ लोग हैं जिनको चाय के बिना चलता नहीं। ये चाय के विषय में थोड़ा देखते हैं। चाय जो है वो 2 प्रकार से पीने के लिए तैयार होती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक डिकोजन पद्धति, दूसरी डिहाइजेशन प्रक्रिया से चाय तैयार होती है। ये डिकोजन और डिहाइजेशन अब क्या होता है? तो डिकोजन और डिहाइजेशन इसे कहते हैं। डिहाइजेशन यानी कि पहले पानी रख दिया, फिर दूध डाल दिया, चाय पत्ती भी डाल दी, चीनी भी डाल दी और उसको खूब उबाला, 2-3 बराबर उफान आ जावे, उसके बाद फिर उसको छान करके पीते हैं। इस प्रकार से जो बनती है वो कौन सी प्रक्रिया है? डिहाइजेशन, यानी कि उसको खूब उबाल करके अच्छी एकदम स्ट्रॉन्ग बोले होनी चाहिए, अच्छी उबालो, इस प्रकार से बनाते हैं और पीते हैं। और डिकोजन प्रक्रिया अंग्रेज लोग जिस प्रकार से पीते हैं वो क्या करते हैं, पहले पानी को गर्म करते हैं और गर्म पानी को नीचे उतार के फिर उसमें चाय डालते हैं। और चाय भी हम जो डालते हैं वो नहीं, टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती लंबी लंबी होती है और बिल्कुल चाय के जो छोड़ होते हैं उसमें सबसे ऊपर जो कोमल पत्तियां होती है वो पत्ती को क्या कहते हैं? टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती। और हम जो पीते हैं वो टी डस्ट पीते हैं या फिर उससे बढ़ कर के वो दाना लेते हैं जो गोल गोल जैसे आते हैं। मगर ये सारे टी लीव्स के अलावा जितनी भी चाय है वो सब कैंसरस होती है। और चाय में सबसे अधिक जो है वो लेड है, यानी कि सीसा। चाय में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? सीसा नाम की धातु अंदर घुली हुई रहती है जो हमारे शरीर में भयंकर विष को पैदा करती है, जिसकी हमें जो धातु की कोई भी आवश्यकता है नहीं, वो धातु चाय में है। तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, जो अच्छे वाली नंबर 1 जो चाय है जिसको चाय पत्ती बोलते हैं, चाय के बिल्कुल ऊपरी हिस्सा कोमल पत्तियां, वो जो है गर्म पानी को नीचे उतार के वो इसमें डालते हैं। तो वो गर्म पानी होने के कारण कोमल पत्तियों में जो भी रस होता है वो इसमें घुल मिल जाता है। फिर आवश्यकता के अनुसार शहद या फिर चीनी मिक्स करके पहले बिस्किट या ब्रेड खाएंगे, पश्चात वो चाय की चुस्की लेंगे। खाली पेट वो कभी भी चाय पीते नहीं हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं?
तो उनके जो प्रदेश जो जहाँ पर वो रहते हैं वो कैसे हैं? बर्फीले हैं। 12 महीनों में लगभग 9 महीना जितना तो वहाँ पर बर्फ छाया हुआ रहता है, मौसम ठंड सा ही रहता है, वहाँ पर सूरज तो निकलता ही नहीं है। जब सूरज निकलता है तो आपस में एक दूसरे को फ़ोन कर कर के गुड मॉर्निंग कहते रहते हैं। सूरज नहीं निकलेगा तो वो गुड मॉर्निंग कहते नहीं है। और यहाँ तो हमने किसी ने भी किसी को फ़ोन कर दिया, सूरज रोज निकलता है फिर भी क्या बोलते हैं? तो ये गुड मॉर्निंग हमारा तरीका नहीं है, ये तो अंग्रेजों का है। कहने की बात अपनी चल रही थी चाय के विषय पर, तो चाय लोग इसलिए पीते हैं इस प्रकार से कि वहाँ पर जो बर्फ़ ठंडा प्रदेश रहता है तो चाय से इस प्रकार से बना करके जब वो चाय पीते हैं तो उसके हार्ट को, हृदय को बल मिलता है। जबकि यहाँ पर सर्दी के दिनों में भी इतना टेम्परेचर रहता है कि हमारा जो है हृदय रक्तचाप जो है वो सुचारू रूप से ही कार्यरत रहता है। तो हमें हृदय को बल देने के लिए कोई चाय पीने की आवश्यकता होती नहीं है। वो लोग कुछ खा करके खाली पेट कभी चाय पीते नहीं हैं और डिकोजन प्रक्रिया से वो लोग चाय बना करके पीते हैं। नंबर 1 चाय पीते हैं जो औषध मानी गई है, जबकि वो बिल्कुल कोमल पत्तियों से जो नीचे का जो हिस्सा होता है इसमें लेड की मात्रा भी अधिक होती है और भी बहुत सारे विष जो हैं चाय में हैं। चाय में वैसे टैनिन नामक विष जो है वो अधिक मात्रा में होता है। जिस प्रकार तंबाकू में निकोटिन अधिक मात्रा में है, इसी प्रकार चाय में टैनिन अधिक मात्रा में है, मगर और भी विष उसमें है। टैनिन, एसेमौलिक, पेमिन, धीन, साइनोजेल, ऑक्जेल, इस प्रकार के 10 प्रकार के लगभग इसमें वैज्ञानिकों ने जहर को ढूंढा है, जो हमें सेवन करने से जिस प्रकार एक शराबी व्यक्ति को सरेराश अंत में जिस प्रकार का नुकसान होता है, उसी प्रकार चाय पीने वाली व्यक्ति को भी कालांतर में ऐसा ही नुकसान होता है। ये चाय जो है हमारा पीने का समय कौन सा है? सुबह में, जब हमें उषापान करना है, जिसको आयुर्वेदाचार्य नरणा कोठा बोलते हैं, खाली पेट बोलते हैं ना, सुबह में खाली पेट ये दवाई लेने का, ऐसा खाली पेट जिसको कहते हैं, गुजराती में उसको नरणा कोठा बोलते हैं। तो ये नरणा कोठा यानी कि खाली पेट जब हम कोई भी प्रवाही को लेते हैं तो वो हमारे शरीर के नस नस में वो फैल जाता है, पूरा उसका शरीर में जो है अंदर वो पचन हो जाता है, शरीर में घुल मिल जाता है। अब ऐसी अवस्था में हमने जो बताया कि वात पित्त कफ वाले को क्या सेवन करना चाहिए, इसको सारा छोड़ करके जब हम चाय पीते हैं तो उसका जो विष, उसमें जो छुपा हुआ जो जहर है, लेड जो है, वो पूरे शरीर में फैल जाता है। मगर कई लोगों को ऐसी भ्रांति होती है कि चाय पीते हैं तो एकदम दिमाग खुल जाता है, ऐसा कुछ लोगों को भ्रांति होती है। मगर चाय की जगह, चाय की जो प्याली है उसी में आप गर्म दूध मसाला डाल करके गर्म दूध पियो तो भी आपको जो दिमाग में जो किक लगनी चाहिए, जो स्फूर्ति लगनी चाहिए, वो तो उससे भी लगेगी। जो भी ताजगी और जो स्फूर्ति आती है वो गर्म पीने से आती है, जो उसमें जो तापमान जो है उससे आती है। चाय की जगह एक प्याली में आप चाय की टेम्परेचर का गर्म पानी डाल करके भी पियो तो भी आपका जो आलस्य जो है वो दूर हो जाएगा। मगर हम ऐसा मान बैठे हैं कि चाय से स्फूर्ति आती है। चाय जब हमने खाली पेट शरीर में डाल दिया तो वो चाय जो है जब हमारी होजरी में जाती है तो वहाँ पर होजरी को भ्रम होता है कि भोजन आ गया, और भोजन आ गया ऐसा जब उसको कॉल होता है तो वो पाचक रस जो है वो चाय को पचाने के लिए निकल जाता है। और फिर बाद में जब हम भोजन करते हैं उस समय जितनी मात्रा में भोजन पचाने के लिए
जो आवश्यक रस निकलने चाहिए वो तो पहले से ही आपने चाय पी करके निकाल दिए हैं, तो भोजन फिर आपका ठीक से हजम होता नहीं है। फिर भोजन ठीक से हजम नहीं होता तो अधिकतर चाय पीने वाले को कब्जियत की बीमारी बनी रहती है। कब्जियत छुड़वाने की शुरुआत आयुर्वेदाचार्य पहले ही सूचना देते कि चाय पीते हो तो बंद कर दो। चाय में जो चीनी डलती है, शक्कर डलती है, तो वो छोटी आंतों में उसका हजम नहीं होता, जठर में भी उसकी हजम नहीं होता, छोटी आंतों में भी वो हजम नहीं होता। चाय में जो शक्कर जो डाली है वो बड़ी आंतों में जाकर के उसकी पाचन क्रिया चलती है और वहाँ पर एसिड पैदा होता है और ये एसिड फिर आंतों को शुष्क बना देता है और कब्जियत उत्पन्न होती है। ये जो सफ़ेद चीनी हमारे किचन में जो है 2 प्रकार के जहर होते हैं, ये एक तो चीनी होती है और ये जो चाय जो है, नमक जो है, ये सारी जहरीली चीज़ें होती हैं। ये जो शक्कर हम खाते हैं उसकी हमारे शरीर में कोई ज़रूरत नहीं है। ये शक्कर को उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जो चीनी हम घर में लाते हैं सफ़ेद, उसका नाम है 0 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज। क्या नाम है? बोलिए। सुक्रोज नाम है। जबकि हमारे शरीर को ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज इस प्रकार की आवश्यकता जो है, जो हमें फलों में से, अन्न में से प्राप्त हो ही जाता है, ये सुक्रोज की हमारे शरीर में उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। फिर भी क्या मान लें, हम उसी की आदत पड़ गई है, बोले जीभ को अच्छा लगता है ना तो हम तो यही खाएंगे। जबकि आपको मिठाई पसंद है तो गुड़ खा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो चाय जो है ये हमारा पीना नहीं है। हमारे देश में तो पीने के लिए किस्म किस्म की वस्तुएं हैं, फलों के रस हैं, दही है, छाछ है, मट्ठा है और भी बहुत सारे अलग अलग पेय पदार्थ पड़े हैं। मगर ये अंग्रेज लोग जब से आ गए उन्होंने चाय पीना सिखा दिया। शुरुआत में उन्होंने अपने लिए चाय आसाम में उगाई थी, मगर वहाँ तो खूब उसका उत्पादन होने लगा, अनुकूल वातावरण मिल गया तो उसने फिर व्यापार प्रारंभ किया। मगर हम लोग तो चाय पीते नहीं थे, तो उस समय आज की तरह कोई मीडिया नहीं था, तो गांव-गांव पर जो ढोलीड़े आते हैं ना, ढोल बजा करके आवाज़ दे करके जाहिरात करते हैं। किसी के घर न्योता देना हो, हमें न्योता दिलवाना हो घर में किसी गांव में, तो ढोली को बोल दिया तो ढोल बजा करके फिर ऊंची आवाज़ में सबको जाहिरात कर देगा। इसी प्रकार ढोलियों को मुफ्त में पैकेट दिए और ढोली से आवाज़ लगवा करके उन्होंने गांव-गांव जाहिरात की और मुफ्त में चाय के पड़ीके बांटे। और हमने वो जो मुफ्त में मिली हुई जहरीली चीज़ को एक बार क्या चख लिया, ये मादक वस्तु होने के कारण हमें उसकी आदत लग गई। और आजकल जो स्वागत की परंपरा में दूध, दही, छाछ, मट्ठा, फलों का शरबत से जब इस देश में स्वागत होता था, उसकी जगह आज चाय से स्वागत होना ऐसा ट्रेंड बन गया है। किसी के घर हम जाए और वो व्यक्ति यदि हमें चाय नहीं पिलाता तो उसको ताना देते हैं कि कैसा आदमी है, चाय का भी नहीं पूछा। इतनी गिरावट हमारी हो गई है। मगर तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंग्रेज तो चले गए, मगर अंग्रेज की मानसिक गुलामी हमारी गई नहीं। आज भी आसाम में जितने भी चाय के बगीचे हैं वो आज भी उसका ऊपर आधिपत्य अंग्रेजों का है, उनकी मालिकों का है। तो सुबह में उठ कर के सबसे पहले किसकी झोली में पैसा डालते हैं हम? अंग्रेज की झोली में। जो व्यक्ति चाय पीता है आज भी वो अंग्रेज का सालियाना देता ही देता है, क्योंकि जितने भी मालिक है वहाँ पर अधिकतर अंग्रेजों की मालिकी के हैं। तो सुबह में हम पहला ही पैसा किसको कमा करके देते हैं? जिन्होंने हमारे पूर्वजों पर गोलियां चलाई थी, डंडे बरसाए थे, उन्हीं लोगों को आज हम सुबह में पहला ही चंदा उसको देते हैं। हम तो गुलामी रहेंगे, हम हमारी संस्कृति को तो बिल्कुल भूल चुके हैं। तो समय तो वैसे अब 5 मिनट अधिक हो गई है, अधिक समय नहीं लेंगे, मगर आप याद रखें प्रातः काल में हमें हमारे तासीर के अनुसार
हमें उषापान करना चाहिए। आगे मध्यकाल और सायंकाल किस प्रकार का हमें आहार करना चाहिए, उस विषय में अगली कड़ी में देखेंगे। परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारे अन्नमय कोश की साधना अच्छे से चले और प्रभु हम आपके कीर्तन को करके आपकी कृपा को प्राप्त करें। अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय बोले सो अवै सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। परम कृपालु परमेश्वर की जय हो। माता पिता की जय हो। महापुरुषों की जय हो। शहीदों की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। वंदे वेद मातरम। वैदिक मंगले ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते नमस्ते।